चलिए आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो लेक्चर है बायोलॉजी से है और बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, अगर साइंस से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं किसी भी एग्जाम में, जैसे कि मान लीजिए यूपीएसआई, बीपीएसआई, पीसीएस, आईएएस, पीसीएस, जीके का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी जो हों, तो अगर ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी सब्जेक्ट से बनते हैं साइंस में तो वो बायोलॉजी से बनते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का दायरा बहुत बड़ा है। बॉटनी है, जूलॉजी है, मानव विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, आज बायोलॉजी का हम लोग का चैप्टर है। और बायोलॉजी में भी क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए होता क्या है कि हम लोग शरीर में ठीक 4 तरीके से वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में खत्म होते हैं। देखिए सबसे पहले होता क्या है कि अगर मान लीजिए हमने खाना खाया कोई, ठीक, हमने कोई खाना खाया, अगर उसमें कोई वायरस है, कोई जीवाणु है, कोई बैक्टीरिया है, तो हमारे लार में जाएगा और लार में जाने के बाद क्या होगा, लार में एक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगर हमारे लार में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई ऐसी चीजें गई जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो लार में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मान लीजिए लार में भी नहीं हुआ, चलो ठीक है, माना लार में नहीं हुआ, ठीक, फिर हमारे बॉडी में जाएगा। बॉडी में स्टमक में यानी कि अमाशय में हम लोग की एक खतरनाक एसिड है। उस खतरनाक एसिड का नाम है क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या है? HCl। अब वहां जाएगा ना, तो कोरोना वायरस क्यों ना हो, कोई भी वायरस हो, वहां पे जाने के बाद वो समाप्त हो जाएगा। चलो माना वहां पे भी समाप्त नहीं हुआ, चलो ठीक है, मान लो वहां समाप्त नहीं हुआ, फिर हमारे शरीर का जो तीसरा पार्ट है आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में कई एंजाइम पाए जाते हैं, कई एंटीबॉडी पाई जाती है। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी में जाने के बाद जो हमारी एंटीबॉडी है, जो आपने सुना ना WBC, जो हमारे रोगों से लड़ने में सहायता करती है, तो हमारे बॉडी में जहाँ एंटीबॉडी उपलब्ध होती है वो उन्हें मार के खत्म कर देती है। अगर वहां पे भी नहीं हो पाया तो फिर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं बता सकते, क्योंकि आपको पता ही है कि 3-4 तरीके का जो प्रोसेस है हमारे शरीर में जाने के बाद फिर हमारा खाना रेक्टम यानी एनस से बाहर निकल जाता है। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र मानव का। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मानव का ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बनाया है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि मानव खाना खाता है, टंग में लेता है, ठीक, उसके शरीर में खाना गया यहाँ से, ठीक, यहाँ से खाना गया। अब उसके शरीर में यहाँ पे खाना गया मुंह से, कहाँ गया? ये ग्रास नली में। कहाँ गया? ग्रास नली में। ये जो बड़ी पाइप दिखती है ना आपको, ये तकरीबन 9 मीटर लंबी होती है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम मुख से लेके गुहा तक की जो संरचना होती है ना, उसे क्या कहते हैं? मानव पाचन तंत्र कहते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक, हमने कुछ खाया खाने के बाद हमारे लार में गया कुछ खाना, भी मैंने कुछ भी खाया, चाय, बिस्कुट, समोसा, इडली, चावल, डोसा, कुछ भी खाया, हमारे लार में गया। लार में हमारे एक एंजाइम पाया जाता है। वो हमेशा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन नामक एक एंजाइम है जो हमारे लार में पाया जाता है। अब हमारी लार में जो एंजाइम है, हम खाने को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, फिर क्या करेगा, लार में मिक्स होके फिर किससे अंदर जाने का कोशिश करेगा। फिर हमारे शरीर में एक यहाँ पे घंटीनुमा आकार है, दिखते होंगे, ये लटका रहता है, जो घंटीनुमा संरचना दिखती है उसे क्या बोलते हैं? यौला बोलते हैं। कभी कभी होता क्या है ना कि यौला ये बड़ा हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब ये इसमें सूजन आ जाता है तो ये बड़ा हो जाता है, तो फिर इससे हम लोग को क्या आते हैं, वो आते हैं, खर्राटे आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो खर्राटे आते हैं यौले के बड़े हो जाने के कारण आते हैं। घंटी जो हमारे मुंह में होती है उसके बड़े हो जाने के कारण खर्राटे आते हैं। और आपको यहाँ पे तो कॉमन चीज है, लेकिन विदेशों में ये जो यौला है तलाक का कारण भी बनता है, क्योंकि उनको खर्राटे से नफरत होती है। यौला दिखा। फिर उसके बाद एक जो फूड पाइप है उसके ग्रास नली बोलते हैं इसको, एट्रिया, और इसके द्वारा खाना हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहा है। ठीक, प्रवेश कर रहा है। प्रवेश करने के बाद कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। प्रवेश करने के बाद खाना कहाँ गया? स्टमक में गया। अब स्टमक में गया है तो भैया खाना तो बहुत कड़ा होगा, ठोस अवस्था में होगा। ठीक है, देखिए एक ही रास्ता है। देखिए हमारे शरीर में जो प्रवेश करने का खाना का और ऑक्सीजन का प्रवेश करने का एक ही पाइप है, लेकिन अंदर जाने के बाद 2 भागों में बट जाता है। एक चला जाता है उधर लेफ्ट साइड, एक चला आता है राइट साइड। ठीक है। जो हमारे राइट साइड में
क्या पाया जाता है? स्टमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टमक। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टमक बोलते हैं। स्टमक याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको? स्टमक। अमाशय बोलते हैं इसको, इसको अमाशय बोलते हैं। अमाशय, STOMUCH, स्टमक। ये जो है स्टमक में खाना गया। अब स्टमक में खाना गया तो ठोस अवस्था में गया था। अब उसमें कुछ एंजाइम, एक एसिड पाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक एसिड होता है, उसको बोलते हैं HCl। कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों? HCl नामक एक एसिड पाया जाता है, HCl, जो बहुत ही खतरनाक एसिड है। पीएच मान उसका मेरे हिसाब से 1.5 होता है। सोचिए इतना खतरनाक एसिड है हम लोग के बॉडी में, हम लोग अंदर रखे हुए हैं। हम लोगों को क्यों क्यों कुछ नहीं होता है भाई? क्योंकि हमारे जो स्टमक के ऊपर ना एक म्यूकस मेम्ब्रेन, एक परत चढ़ी हुई है, म्यूकस की एक परत चढ़ी हुई है, झिल्ली चढ़ी हुई है। वो क्या करती है? HCl को बाहर निकलने से रोकती है। अगर वो निकल जाए तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? घाव बन जाएंगे। कभी कभी होता है कि बहुत देर से खराटा लेते हैं, निकाल लेते हैं, खांसी आती है, तो वो जो HCl कुछ मात्रा होती है ना, वो बाहर निकल आती है कफ के द्वारा। अब देखिए स्टमक में खाना गया। अब स्टमक में खाना जाने के बाद 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे स्टमक में खाना रहता है। इसीलिए देखते हैं कोई जहर खा लेता है, तो जहर खा लेगा तो खाना, जहर खाया तो 4 से 5 घंटे तक वो कहाँ रहेगा? स्टमक में रहेगा। उसको डॉक्टर के पास ले गए, उल्टियाँ करा करा के उसके शरीर से क्या जहर बाहर निकलवा दिया जाएगा। अगर 4 से 5 घंटे बीत गए, खाना अगर स्टमक से नीचे उतरा, स्टमक से खाना अगर नीचे उतर गया, तो उसको ब्रह्मा विष्णु महेश क्या कोई तांत्रिक भी नहीं बचा सकता है। तांत्रिक भी छोड़िए, कोई भगवान भी नहीं बचा सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर इसको रियल रूप में आप लेंगे, साइंस के रूप में, तो ऐसे तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। देखिए HCl में जो हमारा स्टमक है उसमें 3 चीजें पाई जाती है। एक HCl पाया जाता है, एक पेप्सिन पाया जाता है, एक रेनिन पाया जाता है। HCl क्या करता है? खाने को तोड़ने मरोड़ने का काम करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में लिक्विड आकार में बनाता है। ठीक, तो अब याद रखिएगा। फिर उसके नीचे ही हम लोग का एक हिस्सा है, उसको बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय कुछ एंजाइम क्रिएट करता है, कुछ जूस क्रिएट करता है। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है। उसी तरीके से लीवर से कौन सा निकलता है? रस। लीवर से निकलता है बाइल जूस, यानी कि पित्त रस क्रिएट करता है। कौन? लीवर। लीवर क्या करता है? पित्त रस सिक्रिएट करता है, यानी कि बाइल जूस सिक्रिएट करता है। वो क्या करता है? खाने के जो टुकड़े होते हैं बड़े बड़े ना, उसको क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है? तो पित्त रस से निकलने वाला जो एंजाइम में करता है। वो कौन सा है? याद रखिएगा, वो क्या है? पित्त रस। जो हम लोग का ये लीवर है, क्या सिक्रिएट करता है? बाइल जूस सिक्रिएट करता है। ये पूछ सकता है कि लीवर कौन सा जूस सिक्रिएट करता है? तो बाइल जूस सिक्रिएट करता है। अग्नाशय कौन सा जूस सिक्रिएट करता है? तो अग्नाशय रस सिक्रिएट करता है। पेप्टोन्स को अमीनो एसिड में बदलने का काम कौन करता है? यही अग्नाशय से निकलने वाला जो एंजाइम है। और एक और है ट्रिप्सिन एंजाइम, भी कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय ही सिक्रिएट करता है। अब देखिए, अब यहाँ तक आप समझ गए। अभी देखिए इसके बगल में ही क्या है? डायफ्राम पाया जाता है। वही डायफ्राम जो हमारे लिए रेस्पिरेशन में सहायता करता है। हालांकि अभी तो हम पाचन सिस्टम पढ़ रहे हैं, एक एक करके हम सब कुछ पढ़ेंगे इनके बारे में, एक एक चीज अच्छे से बारे में इनके बारे में जानते हुए बताते हुए इस लेक्चर को मैं कंप्लीट करूंगा, और मैं ये सीरीज बायोलॉजी की चलाता रहूंगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद होता क्या है? अग्नाशय से अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अग्नाशय यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाज बोलते हैं। ठीक, फिर खाना आप कहाँ प्रवेश किया भैया? अब खाना प्रवेश किया कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में। छोटी आंत में खाना गया। ठीक, छोटी आंत में खाना गया, फिर छोटी आंत से खाना होते 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 कहाँ जाएगा दोस्तों? बड़ी आंत में जाएगा। और छोटी आंत में जितना भी खाना था ना, वो तो मान लीजिए थोड़ा बड़े टुकड़ों में था। ठीक, लेकिन बड़ी आंत में जब खाना जाता है ना, तो जैसे कपड़े की तरह रस गाड़ते हैं हम लोग ना, उसी तरह छोटी आंत क्या करता है? लिक्विड की तरह एकदम गाढ़ देता है। बड़ी आंत में क्या भेजता है? लिक्विड भेजता है, केमिकल टाइप का भेज देता है। इसमें कोई ठोस अवस्था में चीजें नहीं जाती। फिर उसके बाद बड़ी आंत में जाने के बाद फिर रेक्टम के द्वारा क्या निकलता है? रेक्टम में मल इकट्ठा होता है और एनस से बाहर निकल जाता है, जितने भी वेस्ट जनित पदार्थ होते हैं। यही है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको समझना बहुत आसान है अगर आप इसको कहानी की तरह चलेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहले होता क्या है? पहले मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मेरे कहाँ गया? ग्रास नली में गया। पहले तो मुख में गया, मुख में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है।
टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और क्या नाम है वो टाइलिन क्या करता है, खाने को पचाने में हमारी मदद करता है। फिर उसके बाद नीचे ग्रास नली से आया स्टमक में, 4 से 5 घंटे खाना रहा, ठीक। फिर उसके बाद स्टमक से आने के बाद फिर उसमें से हमारा जो खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस आया, अग्नाशय रस आया, वो सब क्या काम किए, हमारे जो खाने को बड़े बड़े टुकड़े थे उनको छोटे छोटे टुकड़े में बांटने का काम किए, लिक्विड रूप में बनाने का काम किए। फिर छोटी आंच से खाना बड़ी आंच में गया, ठीक। बड़ी आंच में खाना जाने के बाद क्या होता है, रेक्टम में इकट्ठा होता है और एनस से बाहर निकल जाता है। यही हमारे मानव की ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब फोटोसिंथेसिस भी मैंने आपको बताया ही था, चलिए एक बार आपको आगे बता भी देता हूँ। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ में एक पत्ती है, और यहाँ से सन की लाइट आ रही है, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ सन की लाइट किस पे पड़ रही है, पत्तियों पे पड़ रही है, ठीक। सन की लाइट पत्तियों पे पड़ रही है और क्या नाम है, ये जो है वायुमंडल से क्या ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं, सन की लाइट पड़ रही है, CO2 ले रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, कैपिलरी एक्शन जाइलम के द्वारा इनके पास पानी पहुंच रहा है, जाइलम के द्वारा, जाइलम के द्वारा। ये स्वपोषी होते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, याद रखिएगा। सन से क्या ले रहे हैं, उष्मा ले रहे हैं, वायुमंडल से क्या ले रहे हैं, एयर क्या नाम है, CO2 ले रहे हैं, जाइलम्स के द्वारा पेड़ पौधे पत्तियों में पानी ले रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे, भोजन के द्वारा क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। अब ये ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक, ग्लूकोज बन जाएगा तो फिर क्या करेंगे, ये मान लीजिए इनका खाना बन गया तो पेड़ पौधों के अनेक अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, पेड़ पौधे थोड़े ना उतर उतर के जाएंगे, एक पत्ती तक पहुंचाएंगे। तो एक फ्लोएम नामक जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या करेगा, मानव के जो खाने सॉरी जो पेड़ पौधों के जो खाना होता है उनको पेड़ पौधों के अनेक अंगों तक पहुंचाने का काम करेगा। अब देखिए होता क्या है कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन हम लोगों को अंदर इतने पार्ट्स पाए जाते हैं, इतनी सारी प्रक्रियाएं होती है ना, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इनका बहुत ईजी है, आपको पता ही होगा कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और जाइलम फ्लोएम के द्वारा खाना, जाइलम के द्वारा पानी और फ्लोएम के द्वारा खाना एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। लेकिन हम लोगों में थोड़ा उल्टा होता है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, 2019 में खोजी गई एक संरचना है, वैज्ञानिकों ने खोजी है हमारे शरीर में, मेजेंट्री, बहुत कम लोगों को पता होगा, आप याद रखिएगा। ये बड़ी आंत में पाई जाती है जो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पे एक नया जो हम लोग का स्ट्रक्चर खोजा गया है ह्यूमन में, उसको क्या बोलते हैं, मेजेंट्री बोलते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।